फसाई ने खाद्य सुरक्षा मानक, ठीक है, खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य संशोधन विनियम मसौदा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा, फसाई का फुल फॉर्म बता दीजिए हमें। किसी व्यक्ति को पता है फसाई का फुल फॉर्म? फसाई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का फुल फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी सीधा सीधा फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फिर भी बोला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 2006 में आई थिंक इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, फसाई को, ठीक है। तो क्या निकल कर आया इसे, तो देखेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत संशोधन विनियमों का मसौदा को अधिसूचित किया है। अब फोर्टिफाइड चावल, ठीक है, जूम कर देता हूं। अब फोर्टिफाइड चावल के दोनों एफआरपी के निर्माण के लिए विटामिन और खनिज प्रीमिक्स के सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में संशोधन, इस संशोधन के विनियमों के प्रावधानों को लागू किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें राष्ट्रीय फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। अब इसमें क्या क्या चीजें थी उसको देखेंगे। फोर्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य है, ठीक है, चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों का पोषण क्षमता को बेहतर बनाना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फोर्टिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए उनमें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का मतलब क्या, मिश्रित किया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य सामान्य चावल, ठीक है, जिसको कस्टर्ड मिल राइस कहते हैं, कि 1:100 के अनुपात में एफ आर की मिलाने से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एफ आर की का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एफ आर की फसाई द्वारा निर्धारित सूक्ष्म तत्व जैसे कि आयरन, फोलिक और विटामिन बी 12 से युक्त होगी, ठीक है। तो एफ से क्या हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, ठीक है, लोहा आयरन हो जाएगा। आर से मतलब फोलिक एसिड, फोलिक, और के का मतलब क्या हो जाएगा, के में मतलब आपको देखना है विटामिन बी 12, ठीक है। साथ में एफ आर की में आयरन, फोलिक और विटामिन बी 12 से मतलब युक्त होंगे। कौन सा? तो राइस फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाई जाएगी? कोटिंग, ठीक है, एक्सट्रूजन और डस्टिंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ध्यान में रखना है। भारत में एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में मिल्ड राइस को चूर्णित किया जाता है तथा विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब मिल्ड राइस किसको कहते हैं? तो मील में चोकर और छिलका हटाने के बाद प्राप्त जो राइस जो होता है उसको मिल्ड राइस कहते हैं। तो दो चीज आप लोगों ने समझा, एक फोर्टिफिकेशन जिसमें मुख्यतः मतलब क्या करेंगे, तो चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे खाद्य पदार्थों की पोषण क्षमता को बेहतर बनाएंगे। और इसको बेहतर कैसे बनेगा, तो एफ आर के मिलाने से मतलब बेहतर बनेगा, ठीक है। एफ आर के में क्या क्या चीज शामिल होगा, तो आयरन, फोलिक और विटामिन बी 12 से मतलब युक्त होंगे, ठीक है। मिल्ड राइस किसको कहेंगे, तो मील में चोकर छिलका हटाने के बाद प्राप्त जो चावल जो होता है उसको मिल्ड राइस कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो इसमें आयरन मिलाना है, ठीक है। विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी 12 को क्या, साइनोकोबाल्मिन के कहा जाता है। तो ये सब मतलब मिलाना है, ठीक है। 8 से लेके 20 ग्राम मिलाएंगे, ठीक है, कितनी मात्रा पे, तो 100 ग्राम के मात्रा पे 45 से 55 मिलीग्राम मिलाया जाएगा 100 ग्राम के मात्रा पे, ठीक है। 0.45 से 0.55 मिलीग्राम मिलाया जाएगा 100 ग्राम मात्रा पे। 100 ग्राम मात्रा क्या है, तो चावल की मात्रा, ठीक है। इतने 8 से 20 ग्राम आयरन मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है। तीन चीजों को मतलब मिला के फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है फोर्टिफिकेशन में क्या क्या शामिल नहीं है, तो आयरन शामिल है, फोलिक एसिड शामिल है, शाइनोकोबाल में मतलब विटामिन बी 12 शामिल है, ठीक है। बाकी जो चीज शामिल नहीं होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस बार का करेंट बहुत ही अजीब टाइप का पूछा था, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ने का तरीका को थोड़ा हमको बदलना होगा 70 बीपीएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न को या तो यूपीएससी के तहत, यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते वो हूबहू उठा लिया गया था, या फिर कहीं कहीं से कुछ भी पूछा गया था। तो उसी तरीके से हमारा भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो फोर्टिफिकेशन समझ गया क्या करना होता है इसमें?
तो लाभ की बात की, इससे लाभ क्या होगा, तो कुपोषण से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी होगा, ठीक है। तो देखेंगे मुख्य रूप से आयरन की बात करेंगे, विटामिन B9 की बात करेंगे, विटामिन B12 की बात करेंगे। तो ये सारे लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति जो है सब बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको अगर मान लीजिए वैसे चीज जो कि हम लोग प्रतिदिन भोजन में लेते हैं, जैसे आयोडीन की पहुंच सब लोगों तक नहीं थी, लेकिन आयोडीन को क्या किया, नमक में मिला दिया गया। और नमक तो सभी लोग लेते हैं, तो नमक के माध्यम से आयोडीन की पहुंच सभी लोगों तक हो गई। उसी तरीके से अगर फोर्टिफिकेशन करके अगर चावल में अगर मतलब इन सब चीजों को, चाहे मान लीजिए गेहूं में अगर मिला के अगर दिया जाता, कुछ ऐसा किया जाता, तो लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इजिली वे में पहुंच जाएगी, क्योंकि चावल गेहूं की पहुंच सब तक होती है, ठीक है। आप देखेंगे इसको मतलब कैसे वितरण करेंगे, जो फोर्टिफाइड चावल जो आएगा जिसमें मतलब FRK मिला हुआ रहेगा, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो सरकार का बहुत ही मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा एजेंसी काम करती है, जैसे सक्षम एवं सक्षम आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 योजना है। यहाँ पे सर्वाधिक वितरण प्रणाली योजना, जिसको क्या बोलते हैं, PDS सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग सिस्टम। होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुझे PDS कहते हैं। जो गांव में देखेंगे तो आपको चावल गेहूं आपको आसानी से, आपको 2 रुपए 3 रुपए केजी चावल गेहूं गरीबों के हेल्प करने के लिए कोविड के समय में बहुत बेहतरीन ये व्यवस्था काम की है, ठीक है। सरकार की वाहवाही की बात करेंगे तो पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सिस्टम की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जान बचाई सिस्टम ने। इस माध्यम से आसानी से मतलब लोगों तक मतलब इसको मतलब पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बाकी आंगनबाड़ी केंद्र पे देखेंगे तो उसपे भी बच्चों को मतलब दिया जाता है। प्रत्येक महीना में बहुत सारे लोगों को मतलब वहां पर भी चीजों का वितरण किया जाता है। तो इस माध्यम से इन चीजों को लोगों तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान ने फसाई ने मतलब लोगो जारी किया, जिसका नाम क्या, +5। आप कैसे पता करेंगे, तो मतलब फोर्टिफाइड इसमें है सर 5 अभी तो बढ़ा उसपे दिया गया है क्या सर? क्या। ये जो फ्री में चावल मिलता है, मतलब जो अनाज मिल रहा है 5 kg, हम्म। उसको नेक्स्ट 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है क्या? ऐसा कुछ न्यूज वो में था। सब तो वोट का पॉलिटिक्स होता है, चुनाव का समय है तो सरकार उसको बढ़ा देगी, ठीक है, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन अच्छा, लोगों की बात करेंगे, मतलब लोगों न्यूज नहीं कैसे है पता मतलब। चलेंगे, हाँ, जानकारी नहीं हो सकता है। जैसे लोगो ये बहुत मैटर करता है, जैसे जो खाने पीने वाला पदार्थ पे देखिएगा लोगो दिया रहता है। जो इलेक्ट्रिक पदार्थ जो होता है उस पे देखिएगा स्टार दिया रहता है। स्टार का मतलब क्या होता है, जिसपे जितना ज्यादा स्टार है वो समझिए उतना ज्यादा मतलब बिजली बचाने का किफायती है, ठीक है। 4 स्टार 5 स्टार दिया जाता है। एक मार्क होता है जिसको जो सोना वगैरह जो ज्वेलरी वगैरह जो एक मार्क से उसको वो करते हैं। उसी तरह से निश्चय। फोर्टिफाइड चावल जो होगा ना, तो वहां पे मतलब क्या होगा, +5 मतलब लोगो मतलब होगा, ठीक है। साथ में बात करेंगे ये चावल जो है, ये फोर्टिफाइड जो चीजें जो होगा वो मतलब किसके लिए हानिकारक हो सकता है। थैलेमेसिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए चावल जो हो सकता है हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रश्न को आपको बहुत सारे जैसे कैसे बना के बताया गया, ठीक है। लिखेंगे ऐसे देखिए, कैसे मतलब कैसे हानिकारक होगा, थोड़ा ये समझाइए ना सर। अभी हानिकारक हो सकता अभी मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो वो नहीं हूँ, बस इतना ध्यान में रखना है। जो थैलेमेसिया से लोग पीड़ित होंगे, सिकल सेल एनीमिया से जो लोग पीड़ित होंगे, उनके लिए फोर्टिफाइड चावल हानिकारक होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब वो उसकी क्या, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया में जो है ना, उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और आरबीसी का आकार चेंज हो जाता हाँ है, वो भी बोलता है इसी इसमें वजह आयरन की मात्रा ऑलरेडी मतलब पहले से होगी, तो हो सकता है हाँ एनीमिया में आयरन की मात्रा अगर बढ़ेगी, तो इस चावल में तो मिला ही रहा है ना, आयरन मिला ही रहा है ना, आपका आयरन मिल रहा है। फोलिक और फोलिक एसिड और विटामिन B12 इसमें मिल ही रहा है, तो हो सकता है आयरन की वजह से मतलब ये होंगे। तो ये मेडिकल कॉजेज है, इसको हटा दीजिए। बस आपको ध्यान में रखिएगा फोर्टिफाइड चावल जो होगा सो दो रोग से लोग जो पीड़ित होंगे उनके लिए हानिकारक है। एक थैलेसीमिया और दूसरा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सरकार मेंस के लिए प्रश्न में अगर आप चाहेंगे तो इसको सरकार लोगों तक कैसे एक्सेस करवाएगी, अगर लोगों तक अगर पहुंचा रही है तो इसका माध्यम क्या होगा। तो सक्षम आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 योजना है। सर्वाधिक वितरण प्रणाली जो PDS सिस्टम है उसके तहत मतलब चावल के फोर्टिफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना के माध्यम से इनको सरकार आसानी से मतलब पहुंचा सकती है, ठीक है। मिल्ड राइस क्या होता है, तो मिल्ड राइस मिल्स में चोकर और छिलका हटाने के बाद जो प्राप्त जो राइस जो होता है उसको मिल्ड राइस कहते हैं, ठीक है। एमडीएम ये में भी सर यही फोर्टिफिक किया जाता है। क्या, एमडीएम में भी FRK ही जाता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। और मुख्यतः फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी तरीका है, किस माध्यम से, कुपोषण से निपटने के लिए। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो कुपोषण से प्रभावित है, ठीक है।
अब मान लीजिए गरीब लोग हैं, अब कहाँ से आयरन का सोर्सेस खरीदेंगे? आयरन का सोर्सेस बहुत महंगा होता है, ठीक है। लेकिन वो चावल गेहूं तो सभी तक लोगों तक एक्सेस करना आसान है, तो लोग, गवर्नमेंट भी चाहे तो आसानी से पहुंचा सकती है। बहुत साल पहले आप देखना, आयोडीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आयोडीन सभी लोगों तक एक्सेस नहीं था। घेंघा रोग से लोग प्रभावित होते थे, लेकिन बहुत अच्छा प्रभावी तरीका ढूंढा गया कि ऐसी चीजों की ढूंढ की गई, उसमें मिला दिया गया जो कि सभी लोगों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नमक, उससे मतलब उस बीमारी पे निजात पाएगा। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए फोर्टिफिकेशन जो है बहुत बढ़िया चीजें निकल के आई। दूसरी बात, केवल चावल में ही नहीं, ठीक है, गेहूं में भी डाल सकते हैं, तेल में भी प्रयोग हो सकता है, दूध में भी हो सकता है। नमक जैसे पदार्थों की पोषण क्षमता को मतलब बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे फैक्ट है, आप मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन करें तभी आपका अच्छा होगा। आप इसका कुछ नोट्स बना लीजिएगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक 24 घंटा पहले आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। आपका काम रहेगा एक बार इसको पढ़ कर आना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि चीजें हमारे ध्यान में रहे, ठीक है, समझ गए। तो ये यस। पहला टॉपिक था आज का। इसका कटिंग भी मैं डालूंगा, ठीक है, इसका कटिंग भी डालूंगा जहां से आप सीधा सीधा नोट बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कटिंग क्लास के बाद डाल दूंगा। सर एफआरके जो दूसरा है रिलेटेड है राइस ना? क्या? एफआरके ओनली रिलेटेड टू राइस ना सर? नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है फारके, यहाँ पे देखेंगे फारके, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम। गेहूं चावल दूध हाँ सब के लिए। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स होता है। हाँ, एफआरके चावल में काम कर रहे हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन हम करेंगे ना तो चावल गेहूं तेल दूध नमक सारे में कुछ में कर सकते हैं, ठीक है। एफआरके मतलब चावल से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। एफआरके क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एफआरके का? फोर्टिफाइड इसका, राइस कर्नेल, हाँ, फोर्टिफाइड राइस करके एक के से कर्नेल्स क्या होता होगा, है, इसी तरह से होता है। हाँ कर्नल्स बिल्कुल ठीक है, हाँ। कर्नल। हाँ हाँ, तो ये केवल चावल से, ठीक है। बाकी फोर्टिफिकेशन हम दूसरे चीज का भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक गेहूं तेल दूध नमक सारे चीज का किया जा सकता है। दूसरा हेडलाइंस क्या आज का, नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको आईएसएस के लिए, ठीक है। इसका कटिंग डाल दीजिएगा और एक दो दिन मतलब इसका नोट्स बना दीजिएगा, उस वैसे देख के हम मैं लोग नोट्स बना नहीं बनाऊंगा, नोट्स बनाना मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरे पास उतना सा, आप खुद बनाइएगा नोट्स। नोट्स कोई क्यों बनाएगा? नोट्स बार, नोट्स अपने हिसाब से लोग बनाता है, ठीक है। नोट्स आप खुद बनाएंगे अपने हिसाब से, मतलब ठीक है। बता दीजिएगा मेन मेन कैसे पॉइंट बनाना है है। ना जो एक कॉपी में लिख लिया हाँ, इसी मेरा को काम रहेगा इसमें आपको असिस्ट करना, ना कि आपके साथ नोट्स बनाना, ठीक है। मैं कटिंग डालूंगा, मैं एक पीडीएफ बात डालूंगा, ठीक है। बना लेंगे। हाँ, आप बना के डालेंगे तो हम देख लेंगे कैसा वो कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स ठीक है। अपने हिसाब से लोग बनाता, आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है, एटमा एटमास्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है। तो AWE नासा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। AWE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एटमोस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम के बीच, ठीक है, अंतर क्रिया अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तहत एयर ग्लो की जांच की जाएगी, ठीक है। इससे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के अंतरिक्ष मौसम को निर्धारित करने वाले बलों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ एयर ग्लो से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के वर्ण क्रम बैंड से है, ठीक है। यह मेसोपॉज की परत पे वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, का भी मापन करेगा। गैरत बल है कि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो मेसोपॉज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोले? मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? तो मेसोपोज कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भू सतह की मतलब लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है? तो लगभग 87 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, ठीक है। तो आप नोट्स में आप लोग ये लिख सकते हैं, तो मेसोपॉज परत की क्या मतलब, उसका डिफिनेशन क्या होगा? तो ध्यान, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा का मेसोपोज कहा जाता है। इसकी भू सतह से कितने हाइट पे मतलब शुरू होता है? तो 87 किलोमीटर की ऊंचाई पे मतलब शुरू होगा, ठीक है। AGWS तब बनती है जब उत्प्लावन के कारण पवन की ऊपर की ओर उठती गुरुत्वाकर्षण इसे वापस नीचे की ओर मतलब खींचता है, ठीक है। ऊपर की ओर पवन की गति बादलों का निर्माण में सहायक होती है, जबकि नीचे की ओर पवन की गति आकाश में स्वच्छ बादल रहित रहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तरंग अलग अलग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। इन प्रक्रियाओं में पहाड़ों पर बहने वाली वायु संवहन, ठीक है, ठीक है, वाताग्रा प्रणाली भी शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में इसको फिर दोबारा देखते हैं। वह तरंगे वायुमंडल की तरह तरह भागों में संबंध करने का कार्य करती है, जिससे भू सतह पे आने वाली तूफानों के कारण आयन मंडल में परिवर्तन हो सकता है। अंतरिक्ष का मौसम सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष पर्यावरण में बदलाव व्यक्त करता है। उसके बाद देखेंगे क्या, सूर्य अंतरिक्ष के मौसम निर्धारण का प्राथमिक स्रोत है। अंतरिक्ष में मौसम में व्यापक बदलाव के लिए उत्तरदायी कारण आमतौर पर, ठीक है, सौर ज्वाले और उसके बाद उत्पन्न
सौर ज्वाला से क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न भूचुंबकीय तूफान है, ठीक है। अंतरिक्ष का मौसम, पावर ग्रिड, ठीक है, रेडियो उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन के परिचालन और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को जो जीपीएस बोलते हैं, जो कि मतलब दिशा निर्देश करता है, उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे, जिसको AGYS की अध्ययन का महत्व, ऊपरी वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण तरंग, जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय भंवर जिसको पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, और अन्य परिघटनाओं जैसे अंतःक्रियाएं करती है। इस बेहतर समझ मौसम के बेहतर पूर्वानुमान एवं जलवायु मॉडल के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है? नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये, ठीक है, एटमोस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, जिसको AWS मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। AWE नासा का क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। कहाँ पे प्रयोग होगा? तो इसे पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम के बीच में अंतःक्रिया के अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके तहत एयर ग्लो की जांच की जाएगी। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम को निर्धारित करने वाले बलों के बारे में पता चलेगा। एयर ग्लो क्या है? तो एयर ग्लो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के वर्ण क्रम बैंड से है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यही है वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे का फिगर बना है, उसको देख लीजिएगा। थोड़ा इसमें जो है साइंटिफिक टर्म है, इसको एक दो बार इसको पढ़ के इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार एक चीज हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट लगा, जिसमें क्या था? मेसोपॉज परत या मंडलीय का गुरुत्वाकर्षण तरंग, जिसको AGW कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, उसका भी मापन करेगा। अब मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच के सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, जो कि 87 किलोमीटर की ऊंचाई से मतलब शुरू होती है। AGW कब बनेगी? मतलब एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव कब बनेगी? जब उत्प्लावन के कारण पवन ऊपर की ओर बहती है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब पवन को मतलब क्या कर नीचे की तरफ खींचा जाएगा, ऐसे कंडीशन में बनेगी। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, फिर मतलब ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर जाएगी, फिर ऊपर की जाएगी, फिर नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या बनेगी? तो AGW बनेगी। AGW का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको एक बार सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, कुछ इसका नुकसान भी है, बहुत सारी चीजें इस पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी, पहले हमको बताइए 2+2 वार्ता हमारा किसके किसके साथ होता है? बता सकते हैं? 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखिए, किसके किसके साथ हमारा होता है 2+2 वार्ता? कोई भी लोग? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका के साथ भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होते हैं। बिल्कुल, USA के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जापान के साथ होता है, ठीक है, रसिया के साथ होता है, ठीक है। 4 देशों के साथ हमारा 2+2 वार्ता होता है, ठीक है। सबसे पहले USA के साथ हमारा 2+2 वार्ता शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? समकालीन स्तर के मिनिस्टर वार्ता करते थे, रक्षा मंत्री से, ठीक है, गृह मंत्री नहीं, वित्त मंत्री से। तो इस तरह का मतलब दो समकालीन मंत्री जो होता है आसपास में मतलब आपसी मतलब चीजों को लेकर मतलब क्या करते हैं? वार्ता करते हैं। क्वाड नेशन के लगभग तीनों कंट्री के साथ, और साथ में एक रसिया के साथ, जो कि एवरग्रीन फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। इनके साथ हमारा 2+2 वार्ता होती है। अभी किसके साथ हुआ? अभी हमारा चर्चा में क्यों था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। देखिए दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। हाल में ही भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्षों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। तो दो तरह का बैठक हुआ है, विदेश मंत्री का बैठक हुआ है और साथ में आप देखोगे रक्षा मंत्री का बैठक हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बैठक में हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी महत्व को रेखांकित करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान, रक्षा, ठीक है, रक्षा अनुसंधान आदि में भी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में रणनीतिक समन्वय की बात करेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित में दोनों लोकतांत्रिक देश, बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश है, ठीक है, बहुलवादी समाज है और दोनों का बाजार जो है काफी बड़ा अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर बात करें तो। दोनों देश प्रशांत क्षेत्र में एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इसके तहत दोनों इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और लचीली नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मतलब इन लोगों का कहना है कि भाई एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो रहा है तो पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे, किसी भी देश का मतलब वहां पे वर्चस्व स्थापित न होगा। समुद्र के ऊपर वर्चस्व स्थापित करेंगे तो क्या होगा? पूरे दुनिया का ट्रेड को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से ओपन पॉलिसी को मतलब ये लोग मतलब क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। आगे देखेंगे तो क्या है?
ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, जिसको AIIPOIP के नाम से जानते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आकार देने में मदद करती है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने सप्लाई चेन, ठीक है, रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किए। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना है, ठीक है, मतलब किसी भी एक व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित ना हो, जैसा कि मतलब चीन कह रहा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने में दोनों देशों का साझा मतलब हित काम करेगी, ठीक है। दोनों देश की बात करेंगे तो जापान और अमेरिका के साथ मतलब क्वाड के सदस्य भी है। क्वाड में कितने 4 नेशन है, ठीक है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वाड प्लस की भी बात चल रही थी कुछ दिन पहले। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को 2020 तक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए 2+2 अब यहाँ पे चल रहा है, रणनीतिक साझेदारी चल रही है। अब बाद में जाके देखेंगे तो 2020 में व्यापक रणनीतिक तक बढ़ावा दिया गया था, तो मतलब अभी तो 2+2 चल रही है, लेकिन 2020 में इसको व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य रक्षा सहयोग की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हुई है। तो मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, या बेहतर लॉजिस्टिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा मिलिट्री को लेकर, जैसे मिलिट्री हार्डवेयर देना, ऑस्ट्रेलिया भारत को मिलिट्री हार्डवेयर देगा, तो इसके लिए मतलब बेहतर ये एग्रीमेंट काम करेगा। डिफेंस साइड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, यह दोनों देशों के रक्षा अनुसंधान संगठनों के बीच वार्ता को मतलब क्या करेगा, सुगम बनाएगा। जैसे भारत का रक्षा अनुसंधान कौन है, DRDO है, भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी को होगा, तो दोनों मतलब क्या करेंगे, आपस में मतलब चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्यूचर सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, लाइजन ऑफिसर, यह अधिकारी समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कौन कौन सा अभ्यास होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ऑसी डेनेक्स होता है, ऑसी इंडियन एक्स, ए यूएस से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, EX एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे भी अगर एग्जाम में आए तो सीधे सीधे लगा दीजिएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया, EX एक्सरसाइज। साथ में मालाबार होता है जो कि कोऑर्डिनेशन के बीच में होता है। ऑस्ट्रा हिंद होता है, पिंच ब्लैंक होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, पिच ब्लैंक होता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज होता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास को भी मतलब बढ़ावा देगी। साथ में सहयोग में और क्षेत्रों पर भी बात की गई, जैसे मान लो साइबर सुरक्षा की बात करेंगे, समुद्री व्यापार सुरक्षा की बात करेंगे, तो इन सब चीजों पर भी मतलब बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका हेडलाइंस में था। 2+2 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और रशिया के साथ होता है। 3 तो हमारा क्वाड नेशन ही है, ठीक है। 2+2 वार्ता हमारा उसी देश के साथ होता है जिनके साथ हमारे स्थिति, हमारा जो रिलेशन काफी प्रगाढ़ होंगे, ठीक है, काफी अच्छे होंगे, उनके साथ भी ही होगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। पहले रणनीतिक वार्ता होती है, उसके बाद 2+2 वार्ता पे आते हैं, रशिया ठीक का है। भी होता है ऐसे 2+ ना, बिल्कुल रशिया रशिया के के साथ। साथ भी होता है, बिल्कुल रशिया के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे चीन से एक मतलब प्रश्न निकल कर आया है, ध्यान ध्यान में देखेंगे क्या था। तो देखेंगे चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया, ठीक है, क्या बनाया, नियर स्पेस कमांड बनाया। किसने बनाया, तो भाई साहब चीन ने बनाया। क्या कैसे काम करती है नियर स्पेस कमांड, तो नियर स्पेस किसी देश की राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर उसका निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार समुद्र तल से 18 से 160 किलोमीटर के बीच मतलब हो सकता है। नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र होगा, जो कि समुद्र तल से कितना होगा, 18 से लेके 160 किलोमीटर के बीच हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाएं इस विश्वास को प्रबल करती है कि अंतरिक्ष क्षेत्र भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है, ठीक है। चीन द्वारा नियर स्पेस कमांड का निर्माण और इस वर्ष के आरंभ में अमेरिका द्वारा चीनी जासूस गुब्बारों को नष्ट करने की घटना आदि जो है शामिल है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा गुब्बारा जो था से मतलब अमेरिका के क्षेत्र में चला गया था वार्निंग देने के बाद भी, तब बाद में उसको मतलब शट डाउन किया, शूट किया गया उसको, ठीक है। अब बात करेंगे वर्तमान में नियर स्पेस क्षेत्र क्या है, नो मैंस लैंड है, ठीक है, मतलब किसी का अधिकार नहीं है। नो मैंस लैंड देखेंगे ना, दो देशों के बीच की एक सीमा होती है। जैसे मान लीजिए भारत की सीमा अगर नेपाल के साथ लगती है ना, तो बीच में 1 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका जो होगा ना, वो मतलब पूरी तरीके से मतलब खाली होगा, उसको नो मैंस लैंड कहा जाता है, किसी का भी उसका अधिकार क्षेत्र नहीं होता। तो वर्तमान में जो नियर स्पेस क्षेत्र जो है किसी का अधिकार नहीं। स्पेस के ऊपर किसका अधिकार होगा, स्पेस के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। स्पेस क्या है, मतलब सभी लोगों की संपत्ति है, उसको सुरक्षा का ध्यान रखना सभी लोगों का है। लेकिन यह नो मैंस लैंड जो है अभी वर्तमान में है, लेकिन इसका विस्तार की बात करेंगे 18 से 160 किलोमीटर के बीच हो सकता है समुद्र तल से।
आप देखेंगे इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वायु बहुत अधिक मतलब विरल होती है। वही दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना भी मतलब क्या होता है, कठिन होता है। न तो इस क्षेत्र में न तो सैन्य विमान को उड़ाना मतलब संभव होता है, नहीं आप बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे उपग्रह को भी आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि नियर स्पेस क्षेत्र में बहुत कम मतलब विमान जो है तो उड़ान भरते हैं। लेकिन नियर स्पेस की बात करेंगे, नियर स्पेस का महत्व क्या है? तो इस क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा तंत्र मानव रहित विमानों के विपरीत कई सप्ताह या कई महीनों तक काम कर सकते हैं। गैरतबल है कि इस क्षेत्र में ठीक है संचालित मानव रहित विमान केवल ठीक है 24 से 40 घंटे तक ही मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा तंत्र मानव रहित विदाउट मानव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि विपरीत मानव रहित विमानों के विपरीत कई सप्ताह कई महीनों तक काम कर सकते हैं। गैरतबल है कि इस क्षेत्र में संचालित मानव रहित विमान केवल 24 से 40 घंटे तक ही मतलब काम करते हैं। साथ में इस क्षेत्र में उपग्रहों को स्थापित करने की लागत भू स्थैतिक कक्षाओं के उपग्रहों को स्थापित करने की लागत की तुलना में मतलब क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। नियर स्पेस में स्थापित सुरक्षा तंत्र तक सरोगेट सैटेलाइट के रूप में काम कर सकता है। इसे निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कम ट्रांसमिशन की दूरी होगी, बेहतर संचार शुद्धि मिलेगी, टोही और निगरानी की जा सकती है। ठीक है, टोही और निगरानी भी मतलब यहाँ से हो सकता है। इस क्षेत्र में तैनात उपकरण में बात करेंगे तो छोटे रडार, थर्मल क्रॉस सेक्शन आदि से लैस होते हैं। इससे ये उपकरण अधिकतर पारंपरिक ट्रैकिंग टारगेटिंग विधियों के लिए सुवेध नहीं बन पाते। ठीक है, सीमाएं की बात करें, कैसे सीमाएं काम करेगी? निम्न वायुमंडल के अशांत दशाओं के चलते नियर स्पेस में तैनात उपग्रहों को नियंत्रित करना, उनका रख रखाव करना काफी कठिन काम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में सैन्यकरण काफी बड़ी कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। इस क्षेत्र में सैन्यकरण काफी बड़ी कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि अभी चीन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न ध्यान में रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, भारत के पास हाइपरसोनिक नहीं है, हमारे पास क्या, हमारे पास ब्रह्मोस क्या सुपरसोनिक है। ठीक है, लेकिन कुछ देश हाइपरसोनिक बना के, जैसे कुछ दिन पहले ईरान ने बोला मैंने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया। ठीक है, तो हाइपरसोनिक हथियारों की न्यूनतम गति कितनी होती है? 5 मैक होती है। ठीक है, जबकि सुपरसोनिक आई थिंक 3 मैक होती है। ठीक है, 3 मैक की होती है। ठीक है, इसका 5 मैक होती है। ठीक है, न्यूनतम कम से कम। ये अत्यधिक गतिशील होने के साथ उड़ान के दिशा बदलने में भी मतलब क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो वो यहाँ पे तो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अन्य वाले जो है, अन्य वाला जो नियर स्पेस में अन्य वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वायुयान वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखें, या करेगा भी तो बहुत ही कम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ान संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वायु बहुत अधिक विरल होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना भी मतलब क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि नियर स्पेस क्षेत्र में बहुत कम उड़ान भरते हैं। चीन ने क्या किया, तो यहाँ पे बताएंगे, तो चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बना दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका चर्चा में था, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलेंगे, क्या था, तो आगे थे भारत आ रहे मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा नशा करके बैठा था ये हूती विद्रोही ने, समझा से इजराइल का है। किसका समझा? इजराइल का है, इसलिए इजराइल के समझ के भारत के विमान को इसने मतलब क्या किया, हाईजैक कर लिया। ठीक है, अब एक हूती विद्रोह क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर बात करेंगे ये जहाज का नाम क्या था, जहाज का नाम बहुत चर्चा में, हाल फिलहाल में प्रश्न पूछ दिया था, तो मतलब चीन सॉरी रसिया पे जो हमला करा रहे हैं, वहां का जो मतलब लोकल जो मतलब जो वहां पे जो प्राइवेट आर्मी का लीडर का नाम क्या था, तो ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछते रहते हैं। जहाज का नाम था गैलेस्की लीडर। ठीक है, गैलेस्की लीडर। कुछ दिन पहले आपको ध्यान में रखिएगा, स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, उसका जहाज भी ध्यान में, उसका नाम था एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन उसका नाम था। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, गैलेस्की लीडर नाम है। कैसा जहाज है, तो क्या भारत का जहाज था? नहीं, भारत का जहाज है, ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है ना, ब्रिटिश स्वामित्व वाला और जापानी कंपनी द्वारा संचालित जहाज था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, जहाज जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कार नहीं है, तो कार नहीं है तो हम क्या करेंगे, कार को 2 से 3 घंटा 4 घंटा 10 दिन के लिए ऑन कर सकते हैं किसी दूसरे कंपनी का। उसी तरह जहाज जो था ना, गैलेस्की लीडर जो जहाज था ना, ठीक है, तो ये मतलब ब्रिटिश स्वामित्व वाला था, लेकिन इसको चलाया किसके द्वारा जा रहा था, जापानी कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। ठीक है, और ये मतलब तुर्की से गुजरात के पीपावत पतन की ओर आ रहा था, और इसको मतलब हूती विद्रोही के द्वारा मतलब क्या किया, इसको अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे इस जहाज को यमन के बंदरगाह, हूती विद्रोही कहाँ का, यमन का विद्रोही है, कहाँ का है, यमन का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यमन के बंदरगाह शहर का नाम क्या है, होदेइदा। होदेइदा के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर इरिट्रिया के तट के पास मतलब हाईजैक किया गया, ठीक है। इस हाईजैक के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले एक गठबंधन ने आरोप लगा कि यह कृत्य एक सशस्त्र समूह के द्वारा किया गया, क्योंकि समुद्री डकैती है जिसको पायरेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सऊदी अरब के नेतृत्व वाला यह गठबंधन पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 9 देशों का एक गठबंधन है। लाल सागर समुद्री जल की एक संकीर्ण पट्टी है। यह पट्टी स्वेज नहर के दक्षिण पूर्व की ओर के बाब अल मंडेब जल संधि तक फैली हुई है, ठीक है। बाब अल मंडेब को किसका द्वार बोलते हैं, अपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, किसका द्वार बोलते हैं, आसान प्रश्न है, आंसुओं का द्वार बोला जाता है इसको, बाब अल मंडेब को, पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या। आवाज जा रही है मेरी कि नहीं जा रही है। हाँ सर आ रहा है सर। अरे फिर बोलेंगे तब तो हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बाब अल मंडेब को क्या बोला, आंसुओं का द्वार बोला जाता है। लाल सागर और मेडिटेरियन सी, मतलब रेड सी और मेडिटेरियन सी किसको कनेक्ट कर देती है, उसको कनेक्ट करने का काम कौन करे, स्वेज नहर करती है, पता है ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो लाल सागर समुद्री जल की एक संकीर्ण पट्टी है। यह पट्टी स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर बाब अल मंडेब जल संधि तक फैली हुई। यह बाब अल मंडेब से होकर अदन की खाड़ी और फिर आगे अरब सागर से मतलब क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, लाल सागर व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा अब ये अफ्रीका और इधर एशिया के कुछ हिस्सा को जोड़ता है और यूरोप के डिस्टेंस को लगभग 7,000 किलोमीटर तक काम कर देता है। इसको जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर करता है, ठीक है, लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल एवं गैस के आयात निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अरब देशों के कुल निर्यात का लगभग 93 से लेकर 100% इसी मार्ग से होता है, ठीक है, लाल सागर वाला मार्ग से। और समुद्री मार्ग से, ठीक है, लाल सागर वाला मार्ग से होता है, ठीक है, किससे, अरब देश का लगभग 93 से लेकर 100% व्यापार होता है, ठीक है। इसी की मतलब अफ्रीका से जोड़ना था, तो इसी में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया, स्वेज नहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे एशिया और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर की कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अधिक भूमिका निभाता है ये स्वेज नहर, जो कि लाल सागर से कनेक्ट कर देता है अफ्रीका को। समुद्री मार्ग से भेजा जाने वाला लगभग 10% कार्गो लाल सागर से होकर जाता है। इसमें यूरोप के साथ किए जाने वाला अधिकतर एशियाई व्यापार भी शामिल है, यही बात मैं बता रहा था, ठीक है। यूरोप के साथ ज्यादातर व्यापार जो होता है इसी मार्ग से किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस काफी कम कर देता है। अब बात करेंगे अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा इसके आसपास देखने को मिलेगा। तो जिबूती की बात करेंगे ना, जिबूती, जिबूती किसका पार्ट है, जिबूती एक संगठन है जिसको हॉर्न ऑफ क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, उसका पार्ट आपको जिबूती है, ठीक है। कौन कौन सा, जिबूती आता है, इरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 3 कंट्री का नाम याद रखें, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि इसमें 2 कंट्री का नाम आ गया, ऊपर में आपका किसका नाम आया था, इरिट्रिया का नाम आया था, अभी जिबूती का नाम आ गया, ठीक है। इथोपिया जिसका कैपिटल अदीस अबाबा है, जहां पे आपको किसका, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। सोमालिया भी है, ठीक है। ये सारे के सारे गरीब देश है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो पायरेट्स का काम करते हैं, समुद्री लुटेरा बन चुके हैं। यहाँ जो जहाज जाते हैं उसको ये लोग लूट लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पायरेट्स के नाम से लोग जानते हैं। आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा, क्या कौन सा, कैरेबियन पायरेट्स की करके कौन सा फिल्म आई थी, उसमें दिखाया इन सब चीजों को, ठीक है। तो जिबूती में बात करें, अमेरिका और चीन दोनों का मतलब सैन्य मतलब नौसैनिक अड्डे, ये सैन्य अड्डे इस क्षेत्र में भू सामरिक महत्व को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब सैन्य अड्डा कहाँ पे बनाएंगे, वहीं पे बनाएंगे जिस क्षेत्र का अपना बहुत ही अधिक सामरिक महत्व होगा। जैसे फिलीपींस में बात करेंगे, तो फिलीपींस जो पैसिफिक ओशियन, फिलीपींस पैसिफिक, हाँ ठीक है, वहां पे आपको देखेगा इसका सैन्य अड्डा मिलेगा, क्या नाम है इसका, अमेरिका का सैन्य अड्डा मिलेगा, ठीक है। मॉरिशस में कोशिश कर रहा है बनाने का, श्रीलंका में भी कोशिश कर रहा है, बहुत सारा देश बनाने का, इसने तो, चाइना ने तो बना भी रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान में इसका सैन्य अड्डा मिल जाएगा, चीन का कौन सा, सीपैक के तहत बना था, क्या नाम है उसका, सीपैक, बलूचिस्तान में जो है सो, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब सभी देश जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, देश गरीब है तो वहां पे सैन्य अड्डा स्थापित करने की हमेशा कोशिश करते रहते। तो जिबूती में देखेंगे अमेरिका और चीन दोनों का मतलब नौसैनिक अड्डे है।
अब यहाँ पे देखिए समुद्री डकैती पायरेसी से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो समुद्री डकैती प्रमुख वैश्विक पोत परिवहन चोक पॉइंट्स पे होने वाले व्यापार को हतोत्साहित कर सकती है। इससे महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। अब समुद्री डकैती बार बार होगा तो क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला तो बाधित होगा। अब मान लीजिए अनाज ही जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, जो कि मतलब क्या है, डिमांड का चीज है, पर डे डिमांड का चीज है, इसको मतलब लूट लिया गया, तो इससे मतलब आपूर्ति श्रृंखला मतलब बाधित होगा। लोगों का जीवन बहुत अधिक तक प्रभावित हो सकता है। मतलब समझिए, ठीक है, आपके गांव में मतलब दूध आती है, ठीक है, दूध का प्रति मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ट्रक से आता है, किसी वजह से ट्रक रास्ते में खराब हो जाए तो पता चलेगा पूरे गांव वालों को ही दूध उस दिन नहीं मिले, क्योंकि माध्यम तो सिंगल एक ही माध्यम था ना। तो उसी तरह से आपूर्ति श्रृंखला कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला अगर बाधित होगा तो पूरा फूड चेन ही मतलब प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, इससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस आपराधिक कृत्य में शामिल कौन सा लोग हैं? स्थानीय माफिया गुट, अवैध तस्कर, यहाँ तक कि आतंकवादियों के साथ साथ मजबूत साठ गांठ में मतलब शामिल होती है। जहाजों के समुद्री डकैती वाले क्षेत्रों की ओर न ले जाकर अन्य मार्ग से ले जाने के लिए अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होती है। अब ये बहुत ही सार्मिक हेतु है। मान लीजिए कि हम यूरोप के साथ स्वेज नहर के खुलने से पहले यूरोप के साथ व्यापार होता था, लेकिन उत्तमाशा अंतरीप के साथ केप ऑफ गुड होप होते हुए तो जाते, जिसका खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। वो रास्ता से जाने के साथ 10 से 11 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये खुल जाने का, स्वेज नहर खुल जाने के बाद सीधे मेडिटेरियन सी के साथ कंट्रोल किया, सीधे अफ्रीका होते हुए सीधे मतलब यूरोप में प्रवेश कर जाता है। तो 7 से 8 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये जो रास्ता जो है पायरेट्स के लिए तो चुनौती भरी तो है, लेकिन अगर दूसरे रास्ते से अगर जाएंगे ना तो उससे मतलब क्या होगा, तो काफी अधिक समय लगेगा, ईंधन की अधिक खर्च हो गया। जब ईंधन के जब अधिक खर्च होगा तो जो सामान जो जाएगा उसकी भी कीमत मतलब क्या होगी, बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में अब जो भी जहाजें वगैरह जो चलती है तो उसका मतलब बहुत बड़ा कंपनी का सब जो होता है ना उसका प्रीमियम करता है, मतलब उसका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इसलिए जहाज डूब जाए, जहाज पे हमला हो जाए तो दो तरह का इंश्योरेंस होता है। अब बोलोगे सर कैसा है? एक जहाज का इंश्योरेंस होता है, एक जहाज का सामान का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अगर जहाज का सामान लूट जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये घटना जब बार बार जब हो जाएगी तो जो प्रीमियम करने वाली कंपनियां है उसको तो आप पता चलेगा कि भाई साहब ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में उसका प्रीमियम का मतलब जो कीमत जो होगा वो वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो अपना इंश्योरेंस करवाइए, अपने दादाजी का इंश्योरेंस करवाइए, ठीक है, दोनों इंश्योरेंस का प्रीमियम में काफी अंतर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इंश्योरेंस करने के समय आपसे पूछा जाएगा से आप स्मोक करते हैं कि नहीं, आप ड्रिंक करते हैं कि नहीं। अगर जो व्यक्ति करता है उनका मतलब उनका आयु कितना होगा, उनका कम होगा, तो उनका प्रीमियम अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वैसे लोगों का इंश्योरेंस नहीं करेगी तो कभी भी निपट जाए, जब निपट जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को बड़ी राशि देनी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी हमेशा उन चीजों से चूकती है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रीमियम में वृद्धि के कारण परिचालन की लागत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब परिचालन की जब यहाँ पे परिचालन की जब लागत बढ़ेगी तो जहाज कंपनी लॉस तो नहीं झेलेगी, तो ऑटोमेटिक सामान का कीमत भी साथ साथ बढ़ेगा। जब सामान का कीमत बढ़ेगा तो उसका बोझ किसके पास आएगा, लोगों के पास आएगा। जब लोगों के पास होगा तो उसी के तहत इन्फ्लेशन में, ठीक है, आपको वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यह नाविक शिपिंग उद्योग और समुद्री डकैती संभावित क्षेत्र के सीमा वाले तटीय क्षेत्र के समय से गंभीर जोखिम मतलब पैदा करता है। हूती विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। तो हूती एक विद्रोही समूह है। ये चाहती क्या है, तो यमन सरकार को हटाना चाहती है। यमन में जो सरकार है उसको चाहती है हटा के उनके खिलाफ गृह युद्ध में मतलब कई वर्षों से मतलब लिप्त है। मतलब वहां पे मतलब पूरी तरह से गृह युद्ध मतलब सरकार के खिलाफ मतलब चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बस एक यही उद्देश्य सरकार को किसी भी तरह से वहां से मतलब क्या करना, हटा देना है, बर्खास्त कर देना है, और वहां पे मतलब क्या करना, अधिकार कर लेना। जैसा कि मतलब तालिबानियों ने किया, वहां का जो मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार जो था उसको हटा के खुद ही मतलब सत्ता पर अधिकार कर लिया। हूती क्या है, तो हूती विद्रोही तो है, सरकार के खिलाफ विद्रोही का एक समूह है, लेकिन हूती का नाम हूती जनजाति के नाम पे पड़ा। मतलब डेट में हूती का एक ट्राइब भी है, ठीक है। क्या हूती क्या है, एक ट्राइब भी है, ठीक है। यमन की बात करेंगे, यमन की राजधानी, यमन की राजधानी का नाम सना है। क्या नाम है, यमन की राजधानी क्या है, सना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यमन की राजधानी सना सहित उत्तरी यमन की सत्ता पे इन्हीं का नियंत्रण है। मतलब कुछ हिस्सा पे मतलब इन्होंने मतलब क्या किया है, अधिकार भी कर लू चुका है। जैसे इराक में भी जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे विद्रोही है, जैसे कुर्द, एक नाम आता है कुर्दिश, कुर्दरस की क्या नाम है उसका, कुर्दिश, क्या नाम है, कुर्दिश। तो कुर्दिश भी सरकार के खिलाफ मतलब विद्रोह कर रही है। तो तरह तरह के विद्रोही आपको अरब देश इसी वजह से मतलब परेशान है। हूती विद्रोही के कथित तौर पर समर्थन कौन देता है, ईरान इसको समर्थन देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ये विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह का भी समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे बात किया, यहाँ पे पकड़ा गया जहाज को क्या सोच के पकड़ा गया से इजरायली जहाज। बाद में इजराइल को स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा से तुम लोग गधे हो, बेवकूफ, तुमने जिस जहाज को पकड़ा वो हमारा जहाज है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो इजराइल पे समझ के पहुंचे थे। ये लोग हमास का समर्थन करते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन का जो अभी फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध जो चल रहा है, तो हमास के साथ मतलब इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो हमास को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मतलब क्या किया, इजरायली जहाज समझ के मतलब क्या किया, एक ब्रिटिश जहाज को पकड़ लिया जो कि भारत की तरफ लौट रहा था, जिस जहाज को मतलब वर्तमान समय में जापान के द्वारा मतलब संचालन किया जा रहा था। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गई चीजें? समझ गए ना? यस सर। तो यहाँ के यस कनेक्शन सर। सीधे सीधे कहाँ से लगा हुआ है, तो सीधे सीधे फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के साथ इस घटना का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के भाग लेने पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाल फिलहाल में एक खिलाड़ी जो थी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी थी, जो कि मतलब क्रिकेट में पार्टिसिपेट की थी, नाम याद नहीं हो रहा, मे भी इसमें दिया हो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसका आईसीसी मुख्यालय कहाँ है, इसका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यही दुबई में। ठीक दुबई है, ध्यान दुबई। में रखो। पहले कहाँ पे थी? तो पहले कहाँ पे थी? पहले बहुत साल पहले लंदन में हुआ करती थी शुरुआती मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आईसीसी ने मेल प्यूबर्टी में हासिल कर चुके क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धाओं से खेलने से रोक लगा दिया। भले ही ऐसे खिलाड़ी जेंडर, ठीक है, रीअसेसमेंट जारी सर्जरी के जरिए पुरुष से महिला बने हो। मेल मेल प्यूबर्टी से आज से पुरुषों में किशोरावस्था होने वाले शारीरिक लैंगिक बदलाव से है। ठीक है, तो मेल प्यूबर्टी से क्या तात्पर्य है? पुरुषों में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक या फिर लैंगिक बदलावों से है। आईसीसी के लिए वैश्विक शासकीय निकाय, इसका मुख्यालय दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी को लिंग परिवर्तन सर्जरी भी कहा जाता है। यह सर्जरी जेंडर डिस्फोरिया से ग्रस्त व्यक्तियों को उनके वांछित जेंडर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जेंडर डिस्फोरिया क्या है? तो जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जन्मजात जेंडर या स्वयं के सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर दुविधा महसूस करता है। मतलब मान लीजिए कोई एज ए मतलब मेल जन्म लिया, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होती जैसे उसको फीमेल की आइडेंटिटी के रूप में महसूस करना। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष द्वारा स्वयं को सेक्सुअली आइडेंटिटी के रूप में महिला के रूप में महसूस करना, इसको फील हो से मतलब वो तो है तो मेल, लेकिन उसको बात करेंगे उसको फील होगा महिला की जैसी उसको चीजें फीलिंग आएगी, उसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं ना, उसको मतलब क्या करेंगे तो वो मतलब लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं। उसको लिंग परिवर्तन सर्जरी कहा जाता है, इसको जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है। किस व्यक्ति को होगा? तो जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित जो व्यक्ति जो होंगे वो अपने आप को जेंडर क्या बोलती है रिसाइनमेंट सर्जरी करवा के लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आईसीसी क्रिकेट में खास करके महिलाओं के क्रिकेट में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईसीसी की निम्नलिखित, एक मिनट, आईसीसी की नीति में निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित प्राथमिकता के क्रम में महिलाओं की भागीदारी वाले खेलों में सत्यनिष्ठा बनाए रखना, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धाओं में समावेशन को सुनिश्चित करना। मान लीजिए कोई पुरुष था, ठीक है, लेकिन उसने मतलब मान लीजिए पुरुष था लेकिन उसने जेंडर असाइनमेंट सर्जरी के माध्यम से लिंग परिवर्तित करके महिला बन गया, लेकिन उसका मसल पावर तो नहीं ना समाप्त होगा। होगा क्या मसल पावर उसका समाप्त? कभी नहीं उसका मसल पावर समाप्त हो, केवल लिंग ही तो परिवर्तन हुआ है ना। तो उसका कंपैरिजन एक महिला क्रिकेट टीम से आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए महिला क्रिकेट टीम में ऐसे लोगों को मतलब शामिल होने से मतलब आईसीसी ने रोक लगा दिया है। अब यहाँ तक खेलों में ट्रांसजेंडरों की अनुमति देने पर वाद विवाद निकल कर अभी हाल फिलहाल में सेना में ट्रांसजेंडर शामिल हो कि ना हो, इसके लिए भी मतलब वाद विवाद निकल कर आया था। अभी हाल फिलहाल में एक देश के पहले मतलब, ठीक है, ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति भी बन गए। कोई मतलब कौन सा देश है? तो नॉर्थ अमेरिकन कोई कंट्री है साथ, क्या नाम है इसको, जिसका ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति बना है? गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, वो भी चर्चा में था। ठीक है, अभी खेलों में ट्रांसजेंडर की अनुमति होने पर वाद विवाद है।
ये बात भी, महिलाओं की भागीदारी वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में समावेशन हेतु संतुलन स्थापित करने, खेल में निष्पक्षता बनाए रखने तथा खिलाड़ियों की सुरक्षा पे केंद्रित है। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान शरीर क्रिया क्रिया विज्ञान तथा शारीरिक संरचना परिवर्तन, खेल में प्रदर्शन में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्यूबर्टी के दौरान अगर मान लेंगे भले ही लोग ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया, ठीक है, लेकिन उनका जो शारीरिक संरचना उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो खेल में उनको मतलब एज मिल सकता है। ठीक है, गैरत वाले की खेल स्पर्धा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अनुमति देने के नियम सभी खेल संघों में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो वर्ल्ड एथलेटिक्स, देखो वर्ल्ड एथलेट WA के अनुसार खेल आयोजन में महिला वर्ग में भाग लेने के लिए, ठीक है, डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट DSD वाले एथलीट्स को, ठीक है, 24 महीने की अवधि तक अपना टेस्टोस्टेरोन 2.5 के स्तर तक बनाए रखना होता है। ठीक है, जो कि हार्मोन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन्स है कि फीमेल हार्मोन्स है? मेल। मेल मेल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेल हार्मोन्स है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, तो मेल हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन। यस सर, प्रोजेस्टेरोन फीमेल होता है। हाँ ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स वाले ने क्या घोषणा कर रखी है, इनके अनुसार महिला वर्ग में भाग लेने के लिए, महिला वर्ग में भाग करने के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल इन सेक्स डेवलपमेंट वाले एथलीट को 24 महीने की अवधि तक अपना टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो 2.5 एन मोल, क्या है जो भी हो, ये होगा कोई साइंटिफिक टर्म है, उतना स्तर तक बना के रखना है। DST एक ऐसा विकार है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर के लैंगिक विकास लक्षण एक सामान्य पुरुष या महिला के विकास से मेल नहीं खाते। ठीक है, उसको DSD बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? DSD। ठीक है, डिफरेंस इन सेक्स डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, तो मतलब इनका इनका एक ऐसा विकार होता है ना, तो व्यक्ति का शरीर लैंगिक विकास के लक्षण एक समान पुरुष या समान महिला के विकास से मेल खाते हैं ना, तो मतलब पुरुष भी नहीं, पुरुष से भी नहीं मिलता और महिला से भी नहीं मिलता, उस विकार को DSD कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों के आकार, क्षमता और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। साइकिलिंग एंड अंतर्राष्ट्रीय संघ UCI, तैराकी एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच FINA और वर्ल्ड रग्बी ट्रांस विमेन महिलाओं के खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मतलब रोक दिया है। लेकिन क्रिकेट ने ही नहीं रोक लगाया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, साइकिलिंग एंड अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, तैराकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, वर्ल्ड रग्बी के ट्रांस विमेन और महिलाओं के खेल प्रतिस्पर्धाओं पर रोक लेने से इन लोगों ने भी मतलब रोक दिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खेलों में पात्रता संबंधी मानदंड निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारी संबंधित खेल संघों को सौंप दी है। ठीक है, तो ये सारा भी चर्चा में था। क्रिकेट में इन लोगों को, खासकर कौन सा क्रिकेट, महिला क्रिकेट में इन लोगों को रोक लगा दिया गया, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइज एक्सीलेटर, ठीक है, राइज एक्सीलेटर, भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम क्या था, तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप, ठीक है, एक्सपेंसिव एक्सीलेटर प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, जिसको CSIRO के नाम से जानते हैं, ने रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन, जिसको राइज कहते हैं, राइज का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सीलेटर प्रोग्राम को शुरू किया है। अब कैसे काम करेगा, तो यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंधित स्टार्टअप तथा लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करेगा। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसे बाजार शामिल होते हैं जहां उत्पादों के उपयोग के बाद उसे स्क्रैप में देने के बजाय उन्हें इस्तेमाल सामग्री से नए उत्पाद बनाने में प्रोत्साहन देते हैं। इसे व्यवस्था को चक्रीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसको एकदम कचरा में फेंक देने से बदला क्या, उसको फिर से मतलब उसको रीयूज करके, रिसाइकल करके फिर से मतलब नए उत्पाद बनाने के लिए संसाधन उपयोग में किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्टार्टअप में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया में यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक नॉन इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब प्रोग्राम है जिसका नाम है राइज। राइज में बस ध्यान में रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम है, ठीक है। राइज का फुल फॉर्म क्या होगा? रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। राइज जो है मतलब एक कार्यक्रम है, उसमें कौन कौन देश का सहयोग है, तो ध्यान में रखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछेगा कौन सा संस्था का इन्वॉल्वमेंट है, तो भारत का नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने रैपिड एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सीलेटर प्रोग्राम को क्या किया है? शुरू किया है, ठीक है। क्या मिलेगा इसमें? तो इसमें मतलब इस कार्यक्रम को जो स्टार्टअप जो डालेंगे उनमें 40 लाख रुपए तक का नॉन इक्विटी अनुदान प्राप्त करना जाएगा, दिया जाएगा। किस प्रकार के काम इसमें किया जाए? चक्रीय अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा, जिसमें से ऐसे उत्पादों का फिर से इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाएगा कि बजाय उनको स्क्रैप में देने, उसको कचरा में देने से अच्छा है क्या फिर से उनको रीयूज करके उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। गम्बूसिया मछली चर्चा में था। क्या गम्बूसिया मछली का प्रयोग क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? जहां मच्छर पे सब बहुत करने अधिक में। मच्छर, बिल्कुल बहुत अधिक मच्छर, अगर उसकी बहुत अधिक फैल गया तो वहां पे गम्बूसिया मछली डाल दीजिए। ये मतलब मच्छर के लावा को खा जाती है, मतलब उसको फैलने से रोकती है, आ इसलिए जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इसका बहुत अधिक जरूरी है, ठीक है। बहुत अधिक मजबूती से इसका मतलब उपयोग होना चाहिए, क्योंकि मलेरिया नामक बीमारी को दूर भगाता है, ठीक है। तो गम्बूसिया को सबसे पहले मॉस्किटो फिश के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या नाम बोलते हैं? मॉस्किटो फिश के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में मॉस्किटो फिश की 2 प्रजातियों पर एक नया अध्ययन किया गया। इससे पता चलता है कि इन प्रजातियों ने पूरे भारत में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अपना प्रसार किया। ये प्रजाति गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया होलब्रुकी है। गम्बूसिया के बारे में क्या आप जानते हैं हम लोग? तो गम्बूसिया वैश्विक स्तर पर मछली के एक प्रजाति को मच्छरों के लावा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। एक जैविक कार्य के रूप में किया जाता है। इस प्रजाति की मछली मच्छरों के लावा को मतलब क्या करती है? खा जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है। एग्जाम में प्रश्न ये नहीं पूछेगा मच्छर को लावा के खाती है, तो रेलवे SSC और दरोगा पूछेगा। गम्बूसिया मछली की बात करेंगे तो किस कहाँ की मतलब प्रजाति है, ठीक है। संयुक्त अमेरिका की एक स्थान, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। पर्यावास की बात करेंगे, कहाँ पे इनके लिए मतलब उपयुक्त मतलब स्थान क्या होगा, ठीक है। तो पर्यावास के उथले जल सघन वनस्पतियों वाले क्षेत्र में पाया जाए लावा एवं प्यूपा मौजूद है। उथले जल समझते हैं ना, जहाँ पानी रुका हुआ है, ठीक है, ऊंचा नीचा है, तो वहां पे ये आसानी से आपको दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे मतलब जो लावा एवं प्यूपा जो जन्म जो लेता है, जो कि मच्छर का लावा, जिससे मतलब बच्चे का जन्म होता है मच्छर का, उसको मतलब ये खा जाती है, ठीक है। इस प्रमुख आक्रामक विदेशज प्रजाति के रूप में सूचित किया गया। लेकिन ये दिक्कत क्या है ना, ठीक है, दिक्कत क्या, इसे मतलब आक्रामक विदेशज प्रजाति के रूप में शामिल किया। अभी भारत के कुछ नदी में ना कुछ मछली का ऐसा प्रजाति आपको देखने को मिला जो कि विदेशी प्रजाति है, तो ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो भारत के जो लोकल जो प्रजाति जो उसको बहुत अधिक नुकसान होगा, ठीक है, इसलिए इसको आक्रामक प्रजाति की श्रेणी में इसको रखा गया। तो गम्बूसिया को भी एक प्रमुख आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले भारत में गम्बूसिया मच्छर को कब लाया गया, गम्बूसिया मछली को कब लाया गया था? ब्रिटिश शासन के द्वारा 1928 में गम्बूसिया को पहली बार भारत में लाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। गम्बूसिया को और किस नाम से जानते हैं? इस नाम से मस्कीटो मॉस्किटो फिश के नाम फिश। से जानते हैं। कहाँ की स्थानिक प्रजाति है तो क्या बताएंगे? दक्षिण पूर्व अमेरिका। बिल्कुल, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका का क्या स्थानिक प्रजाति है, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। 11 बज गई क्या? 11 बज गई, लेकिन 11:15 तक चलाएंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। 2 प्रजाति का नाम मैंने बताया, गम्बूसिया ये सर सेकेंड डे का एफिनिस या और फर्स्ट डे का गम्बूसिया है? होलब्रुकी। ये 22 तारीख का। अभी 23 आखिर। एक दिन आपका लेट चलेगा, ठीक है, एक दिन आपका लेट चलेगा। एक दिन आप नोट बनाइए ना, एक दिन नोट बनाइए, इसको एक दिन प्रयास, तो डायरेक्ट आप पढ़ रहे इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा होगा, ठीक है। आप लोग भी एक बार पढ़ कर आइए, क्योंकि करंट ऐसा कोई तो उसी कॉन्सेप्ट सर थोड़ी ना पढ़ के मैं इसमें आएंगे एक बार, कॉन्सेप्ट घुसा दूं। पेपर पढ़ के आएंगे। मैं इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ मैं घुसा इसको नहीं सकता, सिर्फ मैं भी पहला बार पढ़ रहा हूँ, आप भी पहला बार पढ़ रहे हो, ठीक है, कि रोज नया नया आता है, तो सर इसको उसको सोच जरा के याद समझ करना के इसको पड़ेगा। बना के अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी ये तैयार करती है। अगर यहाँ से आप करंट कर लेंगे, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना अच्छा लेवल का करंट आता है। उसके बाद सवेरे के क्लास में जो 8:30 बजे जो क्लास जो चलती है, जो कि मेन ग्रुप में चलती है, फ्री क्लास है, तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट तो बेसिक करंट तो मैं वहां पे कराता ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाई लेवल का करंट आपका चलेगा।
चलिए आप चलेंगे यहाँ पे, क्या था तो लेसेंट की स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पे काउंटडाउन रिपोर्ट 2023 जारी होगी। किसकी रिपोर्ट है? लेसेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, आप देखेंगे कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को। महत्वपूर्ण बिंदु क्या रही है इस रिपोर्ट का? तो अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों की श्रम करने की क्षमता कम होती जा रही है। अब बात कीजिएगा भाई साहब, लोग ठंडा में ज्यादा काम करेंगे कि गर्मी में ज्यादा काम करेंगे? तो कंपेयर टू गर्मी के कंपेयर में लोग ठंडा में ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि ठंडे के समय में लोग का एनर्जी क्या होता है? रिसोर्स होता है, मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्व रहता है। गर्मी के समय में अधिक पसीना निकलेगी, अधिक पसीना से निकल के, ठीक है, वेपोराइजेशन की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, लोगों में एनर्जी क्या होगा? जल्दी समाप्त होगा। तो अभी गर्मी के वजह से लोगों में श्रम करने की क्षमता कम होती जा रही है। इसके कारण 2022 में वैश्विक स्तर पर लोगों की आय में लगभग इतने $863 बिलियन का नुकसान हुआ। काम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे भी तो कमाएंगे ना। ठीक है, इससे निम्न और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सबसे अधिक प्रभावित किया है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर देश की अधिक प्रभावित हुए। इससे वैश्विक स्तर पर असमानताएं और बढ़ गई है। और जो खेती वाला काम तो आपको खुला में काम करना पड़ता है, ऑफिस में बैठ कर तो करना नहीं, तो अधिक बहुत गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा धूप रहेगी, तो जाहिर सी बात है खेत में लोग कम काम करेंगे, नहीं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इस तरीके से वैसा देश के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है। वैसे देश की व्यवस्था कृषि के ऊपर निर्भर है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, एशियन पूर्व एशिया की बात करेंगे, एशिया का अधिकांश देशों का अर्थव्यवस्था की बात करें कृषि पर निर्भर है। यूरोप में बात की, इटली की अर्थव्यवस्था बहुत है, इटली को कृषि प्रधान देश माना जाता है। यूक्रेन कृषि प्रधान देश है। तो इन सब देशों की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर बहुत अधिक तक निर्भर करती है। तो ऐसे देशों में बहुत अधिक इफेक्ट होने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य सुरक्षा को असुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार कम होने एवं समुद्री संसाधनों पर निर्भर आबादी की खाद्य सुरक्षा खतरे पड़ने से हो रहा है। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिश क्या है? जलवायु संकट के समाधान के लिए स्वास्थ्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर न्याय संगत, विवेकपूर्ण एवं तीव्र गति से चरणबद्ध समाप्ति पर बल आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन की बात उपयोग करना है, किस तरह? न्याय संगत तरीके से योग करना है। इसको सडन समाप्त नहीं करना है। सडन अगर समाप्त कर देंगे तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसे श्रीलंका में एक प्रयोग किया गया, श्रीलंका ने बोला भाई साहब जैविक खाद को सडन ही बंद कर दो, उसके जगह पे वनस्पति खाद का प्रयोग करो। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? श्रीलंका में पूरी तरह से मतलब ना उथल पुथल की माहौल हो गई थी, अराजकता का माहौल हो गई। तो हम लोग जीवाश्म ईंधन का मतलब पूरे बंद नहीं करेंगे, इसको मतलब चरणबद्ध तरीके से समाप्ति करेंगे, धीरे 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 करके समाप्ति करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सीएनजी को अपनाया, सीएनजी के हम लोग सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, थर्मल पावर को बढ़ावा दे रहे हैं, विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे हमने अपने सबसे T20 आ पहले रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे चीजों को 2020। धीरे धीरे मतलब बढ़ावा देते, चरणबद्ध तरीके से इसको समाप्त करेंगे। जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग जब समाप्त होगा तो जलवायु संकट में, ग्लोबल वार्मिंग कमेगा तो जलवायु संकट भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यही बातें कही गई लैंडसेट की रिपोर्ट में, ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। एक लैंगलैंड्स प्रोग्राम ये भी देख लेते हैं। तो हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया कि लैंगलैंड्स प्रोग्राम गणित के दो अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। क्या था ये? तो लैंगलैंड्स प्रोग्राम में क्या था? एक प्रोग्राम नंबर थ्योरी, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी के बीच संबंध तराशने पर केंद्रित है। इस प्रोग्राम को 1967 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर लैंगस्डन ने आगे बढ़ाया था। डॉक्टर लैंगस्डन ने 2018 में लैंगलैंड्स प्रोग्राम के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एबल पुरस्कार को। ठीक है, अगर पूछेगा गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं? प्रित्जर पुरस्कार को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो मनीला की फिलीपींस की जो सरकार देती है, कौन से पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या बोलते हैं पुरस्कार को? रमन मैग्सेसे है, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार गणितज्ञों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। उसे 2002 में नॉर्वेजियन संसद ने स्थापित किया था। किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, नॉर्वे के कैपिटल कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे, सिटी ऑफ पीस। ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है आपको शांति का नोबेल पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसकी नोबेल पुरस्कार? शांति का नोबेल पुरस्कार आपको यहीं पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज का आखिरी चीज, घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। क्या था ये?
तो गुजरात में बात करेंगे, घोल प्रजाति की मछली को राजकीय मछली मछली घोषित कर दिया गया है। इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो गुजरात में घोल प्रजाति का जो मछली जो है उसको राजकीय मछली घोषित किया गया है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में की गई थी। घोल प्रजाति की मछली मुख्यतः हिंद प्रशांत महासागर में फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर पाई जाती है। औषधियों के उपयोग और व्यावसायिक महत्व अधिक होने का इस मछली की, ठीक है, स्विम ब्लेडर की कीमत बहुत अधिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका निर्यात दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों विशेषकर हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया में किया जाता है। निर्यात करते हैं मतलब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। उपयोग क्या होता है? आइजिग्लांस को तैयार करने में, आइजिग्लांस कोलेजन का एक रूप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाइन और बियर को साफ करने में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर बहुत अजीब टाइप के प्रश्न से पूछे तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। आइजिग्लांस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कोलेजन के रूप में होता है, जो कि मुख्यतः वाइन और बियर को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रारंभिक चिकित्सा के रूप में भी होता है। ऐसा माना जाता है कि यूरिनरी विकार से पीड़ित रोगियों को रक्त स्राव को रोकने में मतलब इसका प्रयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों को तैयार करने, ज्यादातर समुद्री जीव का जो प्रयोग जो क्या है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। कॉस्मेटिक का बारात बनाने के लिए जो आप लोग प्रयोग करते हैं उसमें भी इस मछली के प्रयोग होता है। क्या नाम है इसका? ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, ठीक है। कहाँ मिलेगा? गुजरात का राजकीय पंछी घोषित किया गया हिंद प्रशांत महासागर में, फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक मिलेगा, ठीक है। इसका मछली का स्विम ब्लेडर जो है बहुत अधिक कीमती है। क्यों? तो औषधीय उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ इसको निर्यात कर? हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया में इसको भेजा जाता है। इसके लिए आइजिलांस के रूप में इसका प्रयोग होता है। कोलेजन के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो वाइन और बियर को साफ करने में होता है। पारंपरिक चिकित्सा के रूप में होता है, जैसे यूरिनी के विकार को ठीक किया जाता है, जो कि रक्तस्राव को रोकने में काम होता है। साथ में देखेंगे तो सौंदर्य प्रसाधन के सामग्रियों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जुपिटर, ठीक है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन, जिसको जूस मिशन, ठीक है, ये ध्यान रखें, जूस मिशन भी चर्चा में था, ठीक है। इसका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन है, ठीक है। जूस का फुल फॉर्म क्या होगा? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए का जूस, यूरोपीय स्पेस, बात के यूरोपियन यूनियन में कितने देश है? यूरोपियन यूनियन में देशों की संख्या बताइए कितना है? 29 27 देश है, ठीक है, 27, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में कितना है? 55, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाटो में कितना है? नाटो में सर अभी 21 हो गया है ना, नया शामिल हो 31, गया है। ठीक है, 31 देश, ठीक है, नाटो में 31। और कौन सा छूट गया? रहने दीजिए, बाकी देख लीजिएगा, आएगा तो बता देंगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, जिसमें 20 देश ने यूरोपियन यूनियन के मुद्रा यूरो को अपनाया, ठीक है। 20वां देश की बात करेंगे, कोर्सिका है, कोर्सिका, क्या नाम है? कोर्सिका है ये, क्या नाम है? क्रोशिया, ये सर सॉरी, कोर्सिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करेंगे। ईएसए ने जूस प्रोब पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की दोहरी गुरुत्वाकर्षण सहायता का इस्तेमाल बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जूस मिशन किसके लिए? जुपिटर के लिए है, ठीक है। दोहरी गुरुत्वाकर्षण सहायता एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मदद में अपनी गति में वृद्धि करता है। जूस मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जूस मिशन जो है इस अंतरिक्ष यान का परीक्षण 2023 में आरंभ किया गया था। यह बृहस्पति और महासागर की उपस्थिति वाले 3 बड़े चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन करेगा। ये चंद्रमा कौन कौन है? तो गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, तीनों के तीनों चंद्रमा किसके हैं? चंद्रमा मतलब नेशनल सैटेलाइट किसके है? ये तीनों के तीनों नेशनल सैटेलाइट किसके है? तो क्या बोलते हैं इसको? जुपिटर का है। जो कि गैनीमेड की बात करेंगे, जुपिटर का बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। और पूरे मतलब प्लानेट में भी जितने भी प्लानेट है उसमें सबसे बड़ा चंद्रमा जो है आपको गैनीमेड ही है, ठीक है। और डिमोस की बात करेंगे तो मंगल का है डिमोस, और सबसे बड़ा छोटा भी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में। डिमोस और फोबोस है, उसमें डिमोस सबसे, मंगल का 2 है ना, हाँ, 2 ही उसके, एक करण है तो दूसरे अर्जुन है, ठीक है। डिमोस करण है तो फोबोस क्या है? अर्जुन है, ठीक है, ध्यान में रखिए।
चलिए, उद्देश्य क्या है? तो बृहस्पति ग्रह पे उन स्थानों का पता लगाना जहां जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे जल, जैविक आवश्यकता, तो ऊर्जा और स्थिरता मौजूद हो। अवधि क्या रहेगी? तो इसका अवधि इंपॉर्टेंट है। मिशन की अवधि कितनी रहेगी? 8 वर्ष रहेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों के पास, यहाँ पे लिखना है जूस मिशन, जो उसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो ईएसए के द्वारा भेजा जा रहा है। क्या काम करेगी? तो गुरुत्वाकर्षण सहायता में। ठीक है, पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की दोहरी गुरुत्वाकर्षण सहायता में सपोर्ट करेगी। ठीक है, जूस मिशन के बारे में कब छोड़ा जाएगा? 2023 के प्रारंभ। काम क्या करेगी? 3 जो बृहस्पति का जो चंद्रमा जो उस पर जाके रिसर्च करेगी। तीनों चंद्रमा का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा? सबका उद्देश्य एक ही रहता है, उद्देश्य ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जो भी प्लानिट पे जहाँ पे लिविंग चीजों का स्टेबल किया जाता है उसका उद्देश्य एक ही रहता है, इसलिए उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। अवधि लिख दीजिए कितने? 8 वर्ष है। ठीक है, यह यान 2031 में बृहस्पति पर पहुंचेगा। इंपोर्टेंट, 2023 में शुरू करेंगे, 2031 में पहुंचेगा। 8 वर्ष हो गया। बृहस्पति का अन्य मिशन कौन कौन है? बृहस्पति के लिए अन्य मिशन गैलीलियो की बात करेंगे, जूनो की बात करेंगे, यूरोपा की बात करेंगे, क्लिपर की बात करेंगे। सारे के सारे बृहस्पति का मिशन है। साथ में वो आप शामिल कर लीजिए, जूस का भी शामिल कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं बीपीएससी, इनमें से कौन सा मिशन जो है बृहस्पति से बृहस्पति से संबंध नहीं रखता है? दे देगा गैलीलियो, देगा जूनो, दे देगा यूरोपा, दे देगा क्लिपर, दे देगा और साथ में जूस भी दे देगा। इनमें से नीचे दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक नहीं। इस बार तो 7 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें तो 5 तो यहाँ पे होगा, 6-7 भी बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन ये नहीं, इस वजह से 4 ही ऑप्शन है। बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा, तो गैलीलियो, जूनो, ठीक है, यूरोपा, क्लिपर और साथ में जूस मिशन किससे संबंध रखती है? तो जुपिटर, बृहस्पति बृहस्पति। से संबंध रखती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इधर आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा इसको पढ़ने में आ रहा है सर? बोर नहीं ना लग रहा है? नहीं सर, एक बार इसको तो सही है, सब क्या सही है। जैसे होता है ना हाँ, स्टेटमेंट वाइज पूछता है, उसमें भी काम आएगा ना सर आजकल, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल, पूछ उसीलिए सकता इसको शुरू ही किया। नहीं तो हम भी तो यूट्यूटोरियल और स्पीडी है। पढ़ा यस सर, सकते हैं, तो सब जगह लोग पढ़ाते ही है, यस तो सर, फिर मैं क्या फायदा होगा? ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा मजे के लिए तो बहुत कुछ किए जाते हैं, लेकिन मतलब फिर उसका फायदा कुछ नहीं होता। एपिडर्मिस तो आप लोग जानते हैं, एपिडर्मिस क्या? त्वचा का सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जानते हैं ना? एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मी का मतलब त्वचा ही यस होता है। सर, ठीक है, तो देखिए एपिडर्मिस से हीमोग्लोबिन चर्चा में था, क्या था ये? तो हाल में ही किए गए अध्ययन से एपिडर्मिस से हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का मतलब पता चलता है। एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे, त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी वातावरण के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में काम करती है। अब देखिए त्वचा का जो बाहरी परत जो होती है, थोड़ा त्वचा में मतलब मजबूती प्रदान करने के काम करता है। तो ऊपर का हिस्सा होता है, आप लोग देख सकते हैं, आपके भी सब पे होगा, तलहत्ती पे देखिए दिया हुआ है। ये 5 उप परतों से मिलकर बनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 उप परतों से मिलकर मतलब क्या होती? बनी होती एपिडर्मिस, जो त्वचा की सतह पर लगातार पुनर्निर्माण करने के साथ काम करते हैं। एपिडर्मिस में पाई जाने विभिन्न कोशिकाएं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एपिडर्मिस में पाई जाने विभिन्न कोशिकाएं को केराटिन केरिटोनाइट्स, जिससे आई थिंक कलर कलर के लिए तो मेलानोसाइट्स होता है। ठीक है, एक लैंगर कोशिका, मर्कल कोशिका है। ठीक है, इन सब का नाम याद रखिए। एपिडर्मिस पाई जाने में विभिन्न कोशिकाएं कौन है? केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहस कोशिकाएं और मतलब मर्केल कोशिकाएं, ये किसमें पाई जाती है? तो एपिडर्मिस में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है, पता ही है ना? तो ये लाल रक्त की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एपिडर्मिस के, अब ये आपको ये हीमोग्लोबिन जो है एपिडर्मिस से बहुत सारे आपको कोशिकाएं तो पाई जाती है। तो एपिडर्मिस के किस कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाई जाएगी? तो यहाँ पे ध्यान में किसमें पाई गई थी? तो ध्यान में रखेंगे केराटिन, क्या लिखा हुआ है? केराटिनोसाइट्स में। किसमें? केराटिनोसाइट्स में आपको हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अब ये शरीर में क्या काम करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में भी हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदर्शित करता है, जो कि शरीर को रोगों से मतलब रक्षा करता है, जो कि संभावित रूप से सुरक्षात्मक अवरोध के योगदान में मतलब क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आई थिंक आप लोग पहले से जानते हो। आपको इसमें नया क्या मिला? तो एपिडर्मिस में पाई जाने में विभिन्न कोशिकाएं का नाम लिख लीजिएगा, और कम से कम 1 से 2 लोग भी कर कॉपी सब जमा कीजिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है,
कोई भी लोग जिनके पास समय रहता, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग चलेगी वीडियो, एक बार आप सुन लेंगे तो उससे भी आपका क्लियर। लेकिन जो भी खासकर महिलाएं लोग, बच्चे लोग जो फ्री रहते हैं, कम से कम बनाइए नोट्स, ठीक है। और आपको काफी अधिक आपको हेल्प मिलेगा, चाहे मेंस लिखने जाए, पीटी लिखने जाए, दोनों में हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में भी तो आईटी का एक सेक्शन तो आ ही रहा है ना, तो ऐसे इन ऐसे में भी प्रश्न काम आने आएगा की सर, संभावना इंटरव्यू में भी होगी। पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये शरीर में ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन भी करती तो हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे इंपोर्टेंट क्या लिखा, एपिडर्मिस से पाई जाने विभिन्न कोशिका जिसको केराटिनोसाइट्स में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे यहाँ पे आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या होता है आयन मंडल में, क्या होता है बताइए तो कुछ भी आयन मंडल के बारे में। चलिए निधि बताएगी, आप बताइए आयन मंडल में क्या होता है, कौन सी तरंगे पाई जाती है आयन मंडल में। सर आयन मंडल में रेडियो वेव रहता है ना। बिल्कुल, रेडियो में सो गई क्या, आप कितने लोग सो गए इसमें से। नहीं सोए हैं। नहीं। अंजलि, प्राची, सो गई आप लोग। नहीं। अच्छा, जगी हुई है, ठीक है फिर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या था, आयन मंडल में देखेंगे सुदूर आकाशगंगा और गामा रे बर्स्ट ने पृथ्वी के आयन मंडल को प्रभावित किया है। जीआरबी का मतलब क्या, गामा रे, क्या, गामा रे बर्स्ट, ठीक है। ब्रस्ट। हाँ, गामा किरण प्रकाश के अल्पकालीन शक्तिशाली विस्फोट है ये, इसलिए इसको ब्रस्ट के नाम दिया गया है। गामा किरणें प्रकाश का सबसे ऊर्जावान स्वरूप है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं किरणें, ठीक है, क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा होता है ना। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन होता है, गामा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन विस्फोटों की अवधि कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकती है। जीआरबी के विस्फोट की चमक सामान्य सुपरनोवा विस्फोट की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सुपरनोवा क्या होता है, तारा होता है, वो जो विस्फोट जो करता है उससे सैकड़ों गुना अधिक जो होता है जीआरबी विस्फोट होता है। आयन मंडल पृथ्वी के सतह से 50 से 400 मील ऊपर मतलब विस्तारित है। ये पृथ्वी के निम्न या मंडल और अंतरिक्ष के निर्वात के बीच का एक सीमा का काम करती है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत आवेशित गैसें होती है जिन्हें क्या प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस परत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित कई उपग्रह कार्यरत हो, जिसमें रेडियो तरंगे वगैरह संचार नेविगेशन का जितना संबंधित कार्य होता है। आयन मंडल मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संचार के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि यह संचार और नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाले रेडियो तरंगों के परावर्तित एवं संशोधित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये जीआरबी का मतलब क्या होता है, तो गामा किरण, क्या होता है, गामा रे ब्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी के आयन मंडल किसको प्रभावित करेगा, तो पृथ्वी के आयन मंडल को प्रभावित करेगा, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट होता है। लेकिन क्या लंबे समय के लिए होता है, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कितने होता है, अल्पकालीन शक्तिशाली विस्फोट होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते एक देश के बारे में प्रतिदिन हम लोग को जानकारी मिलता है, तो कौन सा देश है, तो सुर्खियों में शहर जो है सुरीनाम, ठीक है। सुरीनाम जो है सुर्खियों में रहा। सुरीनाम की राजधानी क्या है, पारा मारिबो, क्या नाम है, पारा मारिबो जो था चर्चा में था। क्या हुआ भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे सुरीनाम में सोने का अवैध खदान ढह गई है, ठीक है। सोने की थी लेकिन अवैध थी, समझ रहे हैं ना। भौगोलिक उपस्थिति की बात करें, ये सुरीनाम जो एक ऐसी देश है, सुरीनाम जो दक्षिणी अमेरिका का देश है, चर्चा में क्यों रहता है सुरीनाम, तो इसको गिरमिटिया मजदूर का देश कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, मान लीजिए जो अपने औपनिवेशिक सत्ता के दौरान, ठीक है, बाहर से काम कराने के लिए औपनिवेशिक सरकार जो उसको थी, किसी जैसे भारत से ले गया सुरीनाम में कुछ मजदूर को काम करवाने के लिए, ठीक है। अब बेचारा गया, उसको रुपए आने ले नहीं जाते दिया, 20 जहाँ साल पे 25 गांधी। साल वहां पे रहा और वहीं पे जाके रह गया। बाद में उसने विवाह कर लिया, अपना घर वगैरह बना लिया सब कुछ, तो वैसे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा गया, ठीक है। और सुरीनाम में बहुत अधिक गिरमिटिया मजदूर मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली जाती है। कैसी बोली जाती है, भोजपुरी भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे। सुरीनाम, सुरीनाम का राष्ट्रपति को, जिसको हाल फिलहाल में इंदौर में जो हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, उसमें मतलब उसको कुछ अवार्ड वगैरह दिया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस का जो अवार्ड जो था सुरीनाम के राष्ट्रपति को दिया गया था। क्या नाम है उसका, गूगल करके बताइए, चर्चा में था अभी हाल में, मुस्लिम है कोई, ठीक है। वो अब्दुल फतेह अल सीसी। पूरा मिस्र का है वो, तो मिस्र मिस्र का का। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र का राष्ट्रपति। इसका नाम कुछ है, सुरीनाम का राष्ट्रपति, सर्च कीजिए आ जाएगा। करके ये है दक्षिण अफ्रीकी, क्या, कोई संतोखी करके है, कौन संतो, संतोखी करके है कोई। नहीं संतोखी नहीं है, ठीक है, ठीक है, गूगल कीजिए ना आ जाएगा। अब बताता हूँ मैं, सुरीनाम का राष्ट्रपति, इसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिला है इसको, सुरीनाम का राष्ट्रपति का।
ये चांद संतोखी नट, आई थिंक प्रधानमंत्री को मिला होगा, तब कोई मुस्लिम था मुझे जहां तक याद है। हाँ, ये संतोखी। लिखा हुआ सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सोमवार को कहा, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर। उन्होंने कहा, भारत की स्वच्छतम शहर स्मार्ट सिटी इंदौर में मिले प्रेम सम्मान और सत्कार ने इस अनुभूति को साकार दिया। तो इन्हीं को साथ मिला है, क्योंकि इंदौर में जब प्रवासी दिवस जब था ना, तो उनको चीफ गेस्ट के तौर पर मतलब बुलाया गया था। ठीक है, सूरीनाम को राष्ट्रपति को बुलाया गया था, यही मुझे याद आ रहा था। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में बनाया गया था, उनमें चीफ गेस्ट के तौर पर इनको बुलाया गया था। इन्होंने जो बातें जो कही थी ना, भोजपुरी में कही थी। ठीक है, हाँ, तो यही होंगे, संतोखी ही होंगे शायद, मुझे शायद कंफ्यूजन हो रहा था। ये उत्तर अटलांटिक महासागर से घिरा, इससे मतलब इसलिए कि भू आबद्ध देश है। ठीक है, भू आबद्ध देश नहीं है। ठीक है, भू आबद्ध देश नहीं है, क्योंकि ये उत्तर अटलांटिक महासागर से घिरा। भू आबद्ध देश किसको कहेंगे? जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे बात करेंगे भू आबद्ध देश के, भारत का कोई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो कि भू आबद्ध देश है, कोई भी पड़ोसी देश का नाम बताइए। अफगानिस्तान, नेपाल। नेपाल, भूटान। ये ठीक है। आप देखेंगे सीमावर्ती राष्ट्र में बात करेंगे तो इसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं की बात करेंगे तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन मौजूद है। उच्चतम बिंदु की बात करें जूलियाना टॉप है। प्रमुख नदी की बात करेंगे तो मोरीवाइन, कोरेंटीन, कोपेनाम और सूरीनाम। सूरीनाम जो इस देश का नाम है, नदी के नाम पर, ये इंपोर्टेंट फैक्ट निकल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खनिज की बात करें, सूरीनाम दुनिया में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक के लिए। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम प्राप्त हो। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूरीनाम का कैपिटल परामरीबो। ठीक है, क्या नाम है? परामारिबो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और